यूसीएल की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के समय में। लोकनायक जयप्रकाश जी इसके फाउंडर्स में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक राष्ट्रीय स्तर का लेक्चर भी रखा जाता है जहां उनकी तस्वीर लगी रहती है 23 मार्च को, जिस दिन आपातकाल से मुक्ति मिली थी। इमरजेंसी के समय में बहुत सारे लोग जिनको जेल में डाल दिया गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी जी थे। ये सवाल बिल्कुल आपने सही खड़ा किया है कि जो न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, जो काम के घंटे बढ़ाए जाने का सवाल है, वो अभी और भी गहरा हो गया है बनिस्बत पिछले समय के। और इस भी कोई एक आदमी अमीर बनता है तो लाखों लोग जो है कंगाल होते हैं, और कंगाल उनके मानवाधिकार हनन के द्वारा ही होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र में लगभग 25 से 26 हज़ार ठेका मजदूर काम करते हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। और संविधान शब्दों का फेर बड़ा खेल खेलते हैं भाजपा के लोग, और इनके शब्दों से खेलने में तो आपको वाजपेयी जी से लकीर खींचूं तो समझ में आ जाएगा कि लच्छेदार भाषण, लच्छेदार बातों में देश को कैसे उलझाया जाता है। कोई भाजपाइयों से सीखे। दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 2 के सड़क नंबर 6 पर स्थित शक्ति सदन में, जहाँ पर PUCL दुर्ग की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया है। PUCL एक ह्यूमन राइट बॉडी है और इसकी तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जो है, मैं राजेंद्र परगनिया और मैं भिलाई स्टील प्लांट का एम्प्लॉइज़ हूँ। ट्रेड यूनियन मूवमेंट से, ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हूँ। हमारा जहाँ जिस आंगन में खड़े हैं, जिस प्रांगण में कार्यक्रम चल रहा है, वो हाउस लीज संघर्ष समिति का ही प्रांगण है। लीज कंपनी ने लीज में जो मकान दिए थे और बाद में उसको रोक दिए गए थे, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ, और उसी के चलते ही आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हो पाए हैं। ये आपने सोची है। तो सर, ये जो लीज को लेकर आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, ये लगभग कितने समय से चल रहा है? 9 साल से चल रहा है। 9 साल से चल रहा है। और इसकी ताज़ा अपडेट क्या है? इसमें एक तो हमारी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसमें 1160 लोग जुड़े हुए हैं और वो लगातार बढ़ रहा है। और ये हमारा नारा है यहाँ पे कि हम लोग मुक्ति धाम जाएंगे बीएसपी के आवासों से, बीएसपी के आवास को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि हम किसी भी हालत में हम परमानेंट सेटलमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भिलाई स्टील प्लांट की जगह में आ गया है, जो बस गया है, उसको वहाँ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो सर, 9 साल हो गए हैं और आंदोलन अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। क्या उम्मीदें हैं आगे आपको? हमारा आंदोलन पूरी तरह सफल है। हमारे जितने लोग हैं वो टाउनशिप में रहते हैं। क्या अधिकार मिल गया जिसके लिए आप? सवाल अधिकार का नहीं है, सवाल रहने का है। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। यही तो हमारा वो। मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम जान दे देंगे लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल यही चीज़ है कि जान दे देंगे और मकान नहीं छोड़ेंगे। सर, आप ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, तो आज जो मज़दूरों के हालात हैं, उनके काम करने के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, और जो मज़दूरी है, मिनिमम मज़दूरी जो है वो नहीं बढ़ा कर जो है काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये असंगठित क्षेत्र तब भी था, आज़ादी के पहले से बाद में भी। वो कुछ हिस्सा था जिसमें एक तरफ से आप बोलेंगे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थे, जिसमें रेगुलर एम्प्लॉइज़ थे, वही संगठित क्षेत्र के रूप में था। बाकी सब तो असंगठित क्षेत्र में ही काम करते थे। जी, बहुत बड़ी आबादी तो असंगठित क्षेत्र में ही काम करती है। उसमें कोई फेर बदल नहीं हुआ है। और जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर में भी ऐसे ही असंगठित क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। ये सवाल बिल्कुल आपने सही खड़ा किया है कि जो न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, जो काम के घंटे बढ़ाए जाने का सवाल है, वो अभी और भी गहरा हो गया है बनिस्बत पिछले समय के। और इसको लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एक होकर बात को आगे बढ़ाना है। सर, ये जो काम करने के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और न्यूनतम मजदूरी जो है जितना होना चाहिए उतना
नहीं बढ़ी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मजदूरों के अधिकारों में कटौती है या कोई और रीज़न? एक ही जगह से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में करीब 1986 में जब मैं ज्वाइन किया तो 62 और 66,000 रेगुलर एम्प्लॉइज़ थे। आज की तारीख में टोटल भिलाई स्टील प्लांट में 16,000 से कम एम्प्लॉइज़ बच गए, यानी 50,000 स्थायी नौकरियां ख़त्म हो गई। 50,000 पर यह भी तय हुआ है कि जितने मजदूर पहले थे उतने ही होना चाहिए। तो अभी मजदूर जो आ रहे हैं वो ठेका श्रमिक, कैजुअल वर्कर या आउटसोर्सिंग के लिए गए हैं। मतलब मजदूरों की ज़रूरत तो है, लेकिन बीएसपी डायरेक्ट जो है मजदूरों की भर्ती ना करके ठेका श्रमिकों के माध्यम से काम कर रही है। हाँ, तो इसमें एक हिस्सा है जो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनकी संख्या में कमी नहीं हुई है, उनकी सैलरी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ इनकी संख्या बढ़। अब मालिक और मजदूर का रिश्ता है, वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, वो मालिक की हैसियत से कंपनी में काम करते हैं, बाकी सब जो है नौकर की हैसियत से हैं, गुलाम की हैसियत से। तो सर यहाँ पर आपके कहने का मतलब ये है कि जो शीर्ष प्रबंधन है वहाँ पर पोस्टें जो है ज्यों की त्यों हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वहाँ पर जो है कटौती चल रही है। एकदम सही बात है कि आज वो मालिक में हालांकि वो पहले मैनेजमेंट के रूप में ही काम करते थे, उनके अंदर में भावनाएं थी कि हमारे वर्कर को कुछ मिलना चाहिए। आज वो भावनाएं ख़त्म हो गई है, वो सीधा इनको गुलाम के रूप में देखते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रह गया कि इनसे हमको केवल उत्पादन लेना है, इनके सुख दुख को नहीं देखना है। मतलब रिश्ते थोड़ा सा बदल गए हैं, कुछ ज़्यादा ही कमर्शियल कह सकते हैं हो गए हैं। हाँ, एक प्रकार से आधुनिक गुलाम हो गए हैं अभी के जो मजदूर हैं। तो ये लड़ाई तो बहुत गहरी है और इसको लड़ने के लिए बहुत संघर्ष है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम आपने बताया? राजेंद्र परगनिया। राजेंद्र परगनिया जी थे, जो मजदूरों के हालात पर और हाउस लीज संघर्ष समिति के संघर्षों के बारे में अपनी बात रख रहे थे। आगे हम एक दो और लोगों से बातचीत करेंगे। साथियों, पीयूसीएल की सभा में भाग लेने के लिए राजिम से हमारे साथ मौजूद हैं तेजराम विद्रोही जी, जो कि राजिम से आते हैं और एक किसान सभा के अध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले आप अपने किसान संगठन का नाम बताइए जिसके आप अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं एक्चुअली अध्यक्ष नहीं हूँ, सचिव हूँ। अखिल भारतीय सचिव हैं जी, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा का सचिव हूँ। सर, आप राजिम से जो है पीयूसीएल की इस बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं, तो क्या उद्देश्य है इस बैठक का, जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, आज जो पीयूसीएल ने जो विषय रखा है, आज का जो परिचर्चा का जो विषय रखा है, अघोषित आपातकाल और जन आंदोलनों के ऊपर जो दमन जो हो रहा है, इस विषय के ऊपर आज जो एक गोष्ठी, एक परिचर्चा रखी है, जिसके लिए हमें भी आमंत्रित किया गया था। और ये जो पीयूसीएल जो है विभिन्न जन आंदोलनों को लेकर के, किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, दलित आंदोलन, अल्पसंख्यक आंदोलन, ये तमाम जगहों पर जो उनके मानव अधिकारों का जो हनन होती है, उस विषय को लेकर के वो लगातार इन बातों को एक, चाहे वो फैक्ट फाइंडिंग टीम के माध्यम से हो, चाहे अपने पर्चा के माध्यम से, या ज़रूरत पड़े तो कोर्ट के माध्यम से ही सरकार तक जो शोषित दमित जो लोग हैं, पीड़ित जो वर्ग हैं, उसका बात को वो उठाता है। इस नज़रिए से हम आज यहाँ उसके सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तो सर, क्या इसका मतलब हमारे दर्शक ये समझें कि पीयूसीएल जो है, जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन चल रहे होते हैं या मौलिक अधिकारों को लेकर या लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, तो उसमें क्या एक समन्वयक की भूमिका ये निभाती है? जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि 2011-12 के बीच में एक घटनाएं हुई थी, जो एक पुलिस वालों ने दुकानदार को बहुत बेरहमी से उनके साथ में बिना कोई अपराध के पिटाई कर दिया था, उनके खिलाफ उनको मारपीट कर दिया था। उस समय भी मैंने पीयूसीएल के साथियों के साथ में संपर्क साधा और उस परिस्थिति में वो लोग साथ आए और यहाँ तक कि गरियाबंद जिला कलेक्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की, एसपी के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, और जो दुकानदार के साथ में जो पुलिस वाले अवैधानिक तरीके से उनके साथ में जो मारपीट किए थे, उनके खिलाफ में एक्शन लेने के भी उन्होंने
कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। उस समय से मैं उनको लगातार जानता हूँ और इसलिए इसके जो इस तरह से जो गोष्ठियाँ होती है उसमें हम शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आज जो उनका जो विषय अघोषित आपातकाल, अघोषित आपातकाल का मतलब यह है कि जो सरकार जब चाहे तब अपने मर्जी से जो नीतियाँ जो लाती है उस नीतियों का जो दुष्प्रभाव जनता के ऊपर जो पड़ता है वो मेहनतकश मजदूरों के ऊपर पड़ता है, किसानों के ऊपर पड़ता है, महिलाओं के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये विषय को समझना महत्वपूर्ण है और इसके विषय को समझते हुए हमें एक जन आंदोलन खड़ा करते हुए PUCL का मदद लेते हुए उसको हम कैसे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएं, ये विषय को ऊपर गंभीर रूप से हमें विचार करने की आवश्यकता है। PUCL कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हुई नीरा जी, जो कि PUCL की सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा की एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि मैडम ये जो आप लोग इस आंदोलन स्थल पर, ये सभा स्थल पर आए हैं, तो ये सभा स्थल किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर रखी गई है और आगे क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ तय हुआ इस मीटिंग में? PUCL दुर्ग जिला के माध्यम से और कार्यक्रम और मीटिंग कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद ये हो रही है। तो हम इसमें बहुत लोग इसमें आए हैं शामिल होने के लिए और मैं भी आई हूँ महिला मुक्ति मोर्चा से। तो यहाँ की मानव अधिकार संगठन का हनन जिस तरह से हमारे देश में हो रही है उसको देखने के लिए, समझने के लिए, उससे लोगों को समझाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए हम लोग इसमें जुड़े हैं। तो आज देश की स्थिति हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं अगर महिलाएं की बात करें तो आज हमारे देश में या घर में या कहीं भी समाज में हम आज़ाद नहीं हैं। पूरी तरह से हम गुलाम होते ही जा रहे हैं, हम अपने समाज से भी और अपने देश से भी। बेरोजगारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा भी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो दिल्ली में जो आंदोलन चल रही है वो भी बहुत भयावह स्थिति है। कौन सुन रहा है उसको? प्रधानमंत्री देखने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है। कहाँ की न्याय हम करें? आज न्याय दिखती ही नहीं है कहीं पर। मैडम आपने अभी जो चर्चा की रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की, मैं उसी पर आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाला था और आपने उसकी चर्चा की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो इतनी शक्तिशाली महिलाएं हैं, अगर उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए, तो आम महिलाओं के लिए संघर्ष, न्याय पाना कितना मुश्किल है इस समय? हाँ, बहुत ही मुश्किल है। अब हाईलाइट है, हम अगर देखें तो दंगल जैसे फिल्म में वो लड़की काम की है तो उसके लिए सरकार उनकी नहीं, दंगल में उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन उनके जीवन से पर आधारित है दंगल पिक्चर जी। लेकिन वो आंदोलन बहुत हाईलाइट भी हुआ है वो, लेकिन जिनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण करने की जो कोशिश की गई है वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा गलत बात है। उसमें अगर लोग उनको न्याय नहीं दे रहे हैं वो भी बहुत गलत बात है। उसको तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए और आंदोलन की जीत भी होनी चाहिए। हमारे जैसे महिलाओं के ऊपर भी जिस तरह से घटना हो रही है तो सरकार भी क्या कर रही है इसके ऊपर देखना चाहिए। महिलाओं का अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की अगर बात करती है तो ध्यान देना चाहिए सरकार को इसके ऊपर। तो ये थे हमारे साथ नीरा जी, जो यहाँ पर महिला रेसलर्स जिस संघर्ष को कर रही हैं उसके बारे में अपनी बात रख रही थी और देशवासियों से यहाँ अपील भी कर रही थी कि समस्त देशवासियों को उनका साथ देना चाहिए और लोग दे भी रहे हैं। पूरा देश जो है महिला रेसलर्स के साथ है। उम्मीद है कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुरेंद्र मोहंती, लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसी पर एक सम्मेलन था जिसमें हमारा कहना ये है कि जिस तरह से समाज में निजी पूंजी का बढ़ावा हो रहा है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्ति जा रही है और भारत के लगभग 100 करोड़ लोग कंगालीकरण उनका हो रहा है। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पर वो निर्भर हैं और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है।
लोगों की क्रय शक्ति घट गई है। अब ऐसी स्थिति भारत में हो गई है कि अभी टू व्हीलर ख़रीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है और जो चमचमाती कार है, महंगी कारें हैं, उसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और 21 पूंजीपतियों के पास में 40.5% संपदा जमा हो गई है। जब भी कोई एक आदमी अमीर बनता है तो लाखों लोग जो है कंगाल होते हैं, और कंगाल उनके मानवाधिकार हनन के द्वारा ही होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र में लगभग 25 से 26 हज़ार ठेका मजदूर काम करते हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, और हम लोग यूनियन करने के बाद भी जो है उनको वो मजदूरी नहीं दिला पाते हैं, जो श्रम कानूनों के तहत में न्यूनतम मजदूरी सरकार ने मतलब तय की है। ऊपर से यहाँ एक मतलब केंद्र सरकार की इकाई है, लेकिन सेंट्रल वेजेस नहीं मिलता, स्टेट का वेजेस मतलब कम है, तो सेंट्रल वेजेस से वो दिया जाता है। मतलब एक बड़ा षड्यंत्र है कि एक तरफ आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं और केंद्रीय वेतनमान नहीं मिलता, जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, जो राज्य सरकार से ज़्यादा है। और दूसरा, जब कोई भी काम आता है तो सर ये जो न्यूनतम मजदूरी मज़दूरों के हाथ तक नहीं पहुंचती है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसमें 2-3 कारण है कि पहले तो हमें ये लगा कि इनके बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे पैसा सीधे तो शायद इनके हाथ में पहुंच जाएगा, लेकिन पहले ही जो ठेकेदार होता है वो अपने शर्त लगाता है। कई सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो जितने भी मज़दूर रहते हैं उससे एडवांस 12 महीने का चेक ले लेते हैं कि मान लीजिए ये नहीं ब्लैंक चेक कि ये पैसा नहीं देते हैं तो वो चेक लगा के पैसा वापस ले लेते हैं। तो मतलब वो जो मजदूरी पूरी नहीं मिल रही है तो वो जो है ठेकेदार के अकाउंट में जा रही है। ठेकेदार और इसमें प्रबंधन, उच्च प्रबंधन सभी लोग शामिल हैं। सभी के साठ गांठ से ही हो सकता है, उसके बिना ये चीज़ें नहीं हो सकती है। कई जगह तो कम मज़दूर हैं और मतलब 20 दिन 22 दिन हाजिरी नौकरी करते हैं, लेकिन जब उनका जो मास्टर रोल रहता है उसमें पूरी 26 दिन की हाजिरी रहती है। ये भी एक बड़ा घालमेल है। इसके अलावा जो इनको CPF मिलता है, ग्रेजुएटी है, ये सारी चीज़ों का कोई भी हिसाब किताब सही ढंग से नहीं रखा जाता है। इसमें भी बड़ी चोरी हो रही है। ये सारे मामले हैं जिससे वो जीने लायक वेतन भी उसको नहीं मिल पा रहा है। ये मानवाधिकार का बहुत बड़ा हनन यहाँ हम लोग को दिखता है। खैर, काफ़ी गंभीर बातें आप बता रहे थे, तो आगे हम और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद हुसैन सर, कृपया आ जाइए। और जो है सर, यहाँ पर PUCL का एक कार्यक्रम रखा गया है। PUCL जो है एक ह्यूमन राइट बॉडी है और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों के लिए जो है संघर्ष करने के लिए ये इसकी स्थापना हुई। तो सर, इस कार्यक्रम में जो आप लोग आए हैं, तो आप लोगों का क्या उद्देश्य है इस मीटिंग को लेकर? वो कौन से लक्ष्य हैं जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो है कि हर आदमी को अब संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये PUCL जो है संविधान को मानते हुए, संवैधानिक अधिकार को जीते हुए अपने देश के निर्माण में योगदान देती है। अब अगर इस योगदान को सरकार न समझे और मानवाधिकार का हनन करती रहे, अघोषित आपातकाल की तरह काम कर ही रही है सरकार की नीतियाँ, और संविधान को किस तरह से तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र सरकार अपने एक एक कदम को बड़ी सोच समझ के उठा रही है। नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। केंद्र सरकार अगर सोच समझकर स्टेप लेती है तो यह तो अच्छी बात है कि वो लोग आप जिस बात को अच्छा समझ रहे हैं वो उस अच्छे की व्याख्या भी कर देता हूं मैं कि जिस तरह से इनके कदम उठ रहे हैं आपके अधिकारों को विलोपित करते हुए। भाई, इनका साफ कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें प्रयोग सबसे पहले किस पे किया गया? अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों पे, दलितों पे। इसका केंद्र क्या रहा? यूपी, दिल्ली के
सटे हुए यूपी के क्षेत्र को बनाया इन्होंने, फिर हरियाणा जहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ पे जिन लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। नहीं तो सर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार जो है लोकसभा में जो है गृह मंत्री जी से पूछा गया था इस बारे में, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर उनसे क्वेश्चन किया गया था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि देश संविधान से ही चलेगा। बेशक वो ठीक बोल रहे हैं ना, उन्होंने एक नया संविधान अभी प्रपोज किया हुआ है, मनुवाद संविधान। शब्दों का फेर फेर बड़ा खेल खेलते हैं भाजपा के लोग, और इनके शब्दों से खेलने में तो आपको वाजपेयी जी से लकीर खींचूं तो समझ में आ जाएगा कि लच्छेदार भाषण, लच्छेदार बातों में देश को कैसे उलझाया जाता है। कोई भाजपाइयों से सीखे। एक तरफ ये कह देंगे कि हमें ज़मीन का समतलीकरण भी करना है, और दूसरी तरफ ये भी कह देंगे कि वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये बड़ा सारगर्भित बात था। वहाँ से अगर चले हुए अगर अपन आते हैं यहाँ पे, तो वाजपेयी जी यहाँ पे मोदी जी शाम को कहेंगे कि भाई दलितों को मत मारो, चाहो तो मुझे मार दो, और दूसरे दिन दलितों को बांध के पीटा जाता है और बाकायदा उसकी वीडियो लाई जाती है। तो ये जो तरीका है इनका, मैं भी नहीं, अब जो आप मेरे से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि सोच सोच के कदम उठाती है, वाकई में आप उस तरफ खड़े हैं, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, तो ये मैं जानता हूँ कि उनकी सोच किस तरह की है और आप कितना उनके प्रति ये नहीं कि लिबरल हैं, मगर वो लिबरल नहीं है। वो हिंदू युवाओं को अपराधी बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। अभी आप देखिए, महज 3% मुसलमानों से उत्तराखंड में हिंदुओं को खतरा हो गया। अब ये चिंतन का विषय है कि नहीं? और एक तरफ फिर ये कह देते कि अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई, जब 125 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे तो 80 करोड़ हिंदुओं का क्या होगा? लच्छेदार बात है ही है इनका। ये कैसे कैसे संभव हो सकता है? और ये सारी असंभव को ये बड़े प्यार से टुकड़े टुकड़े में युवाओं को समझाते हैं और उनको अपना एक टूल बना करके उपयोग करते हैं। मैं तो युवाओं से अपील करूंगा कि वो चुपचाप अपना स्वरोजगार करें, आत्मनिर्भर बने। एक ही बात अच्छा बोलते हैं भाजपाई लोग, आत्मनिर्भर बनो, मगर आत्मनिर्भर बनने की चेतना अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जगाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा और केंद्र सरकार अपने युवाओं को चेतना जगाए, या फिर हमारे आंदोलन से युवा चेतना लेके आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ जाए। तो ये थे सज्जाद हुसैन साहब, जो देश में इस समय के हालात पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे और युवाओं को संदेश दे रहे थे कि किसी तरह के नैरेटिव ट्रैप में ना फंसते हुए अपने करियर पर ध्यान दें। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं PUCL दुर्ग के अध्यक्ष प्रसाद राव जी। प्रसाद राव जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप जो है PUCL के बारे में संक्षिप्त में बताएं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम का संस्था है जो मानवाधिकार के लिए लड़ता है, और देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर विभिन्न बड़े मुद्दों को लेकर PUCL ने काम किया है। PUCL ही एक ऐसा मानवाधिकार संगठन है जिसने PDS और मनरेगा, इन सब चीज़ों के लिए जो है देश में लागू करने के लिए PUCL ने काम किया है। और PUCL के साथ बड़े बड़े वकील, मजिस्ट्रेट्स और आपके बोलना चाहिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और तमाम बड़े एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो PUCL के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और PUCL के सदस्य भी हैं। आप जानते होंगे कि आपके राजेंद्र सच्चर जी थे, जो सच्चर आयोग बना था गुजरात में। सच्चर साहब भी PUCL के थे। हमारे छत्तीसगढ़ में राजेंद्र सायल जी थे जो PUCL के थे, बड़े नामी वकील थे वो। और इस प्रकार के लोग जो है PUCL में हैं। PUCL की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के समय में। लोकनायक जयप्रकाश जी इसके फाउंडर्स में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक राष्ट्रीय स्तर का लेक्चर भी रखा जाता है जहां उनकी तस्वीर लगी रहती है 23 मार्च को, जिस दिन आपातकाल से मुक्ति मिली थी। इमरजेंसी के समय में बहुत सारे लोग जो जिनको जेल में डाल दिया गया था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी जी थे, वो भी PUCL से ही थे। और तमाम अरुण जेटली भी जो है, तो ऐसे लीडर्स लोग जो थे इमरजेंसी के साथ एक साथ मिलकर काम किया था। देश के अंदर में जब संविधान खतरे में पड़ता है तो इस प्रकार के लोग उठ खड़े होते हैं और मानव अधिकार की बात को करते हैं। तो कुल मिलाकर हम दर्शकों से यही कहेंगे कि PUCL जो है देश में नागरिक अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ता है और देश की अंतरात्मा को बचाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर, ये तो हो गई PUCL की बात जो है।
और अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पर सभा रखी है, ये क्या लगातार रखते हैं, और ख़ास करके इस सभा के संदर्भ में बताइए कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर इसे आयोजित किया गया है। आज ये जो सम्मेलन हमने आज ये शक्ति सदन सेक्टर 2 में जो किए हैं, ये इसलिए किए हैं कि दुर्ग जिला का मैं अध्यक्ष हूँ PUCL के, और राज्य कमेटी का सदस्य भी हूँ मैं, और हम समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं विभिन्न विषयों को लेकर, जो देख रहे हैं कि किस ढंग से अघोषित आपातकाल देश में लगा है, लोगों को मौलिक अधिकार जो है छीना जा रहा है, और लोगों को बोलने करने धार्मिक आज़ादी नहीं है। इस प्रकार से जो जगह जगह में जो लोगों को कुचलने के काम हो रहा है, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में हो, अल्पसंख्यकों का हो, और इन तमाम चीज़ों को लेकर PUCL लड़ता रहा है। आज हमारे बीच में विभिन्न जगह के जो बोलना चाहिए कि आंदोलन करने वाले लीडर्स लोग हैं, आज हमारे बीच में हैं, चाहे वो किसान फ्रेंड्स वाले हो या वो मजदूर संगठन के लोग हों। ऐसे लोग आज इस मीटिंग में आए हैं और अपनी बातों को रखा है। जहां मानव अधिकार का हनन होता है सभी जगह में है किसानों के साथ, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में किस प्रकार से किसानों ने एक आंदोलन को खड़ा किया है, और पिछले समय में हमने देखा कि कितने लंबे लड़ाई वो लड़ते रहे, चाहे धूप हो बारिश हो, किसानों ने मशाल को जला के रखा। आज भी वो बैठे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से देश के हर कोने में आंदोलन चल रहा है। तो ये मानव अधिकार का वो बनता है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा हो और लोगों की आवाज़ बने। प्रसाद राव जी, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो है मानव अधिकार को छीनना आजकल बहुत इजी हो गया है। लोगों के खिलाफ झूठे नैरेटिव जो है चलाए जाते हैं, और फिर वो झूठे नैरेटिव के अधिकार पर उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ जीने के अधिकार तक जो है छीनने की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। वैसी खबरें आती हैं जहां पर लोगों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, और उनसे दुकान मकान खाली करने का उन पर दबाव डाला जाता है। तो और बहुत सारे आपने देखे होंगे, जैसे कि आपने किसानों की बात कही, और अभी हाल ही में बहुत मशहूर रेसलर्स जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, उन लोगों को भी जो है न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है कि लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में PUCL जो है आगे किस तरह से अपनी रणनीति बना रहा है? देखिए भाई, PUCL, हम छत्तीसगढ़ की अभी बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में जिन लोगों ने आवाज़ उठाया, आदिवासियों के खिलाफ में जो दमन हो रहा था, वैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जैसे सुधा भारद्वाज जैसे लोग हैं, फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग हैं, और भी अन्य लोग हैं जिनको अभी भी कुछ लोग अभी जेल में ही हैं। जी जी बिल्कुल, उमर खालिद भी उन्हीं में से। हाँ, तो ये तमाम लोगों को जो आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। ऐसे मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले लोग जो उनके जनता के आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, उनको अंदर कर दिया जाता है। उनके साथ में अन्याय बहुत होता है, उनको कुचलने का काम होता है, दमन करते हैं उनके खिलाफ़ में। और ये चीज़ जैसे आपने बताया कि दिल्ली में जो महिला पहलवान लोग जो है वो जिनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जब उन्होंने बात को लेके आया, हम पहले देखते थे कि जब उन्होंने मेडल्स लेके आया तो प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, और जब उनके साथ में दमन होता है तो वो दमन जो गलत काम किया है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आज भी वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है, केस करके कोर्ट में केस करके उसको लंबा चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे बहु बेटियों, बेटी बचाओ, और ये जो नारा दिया जाता है ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो हमारी बेटियां कहाँ हैं? भेड़ियों के बीच में डाल दिया गया है। हमारी बेटियां जब मुंह खोलती है तो उनको दबाने की कोशिश होती है। निश्चित रूप से देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश कैसे किया जाए। तमाम अलग अलग संगठन में, तमाम अलग अलग जाति और धर्म में बटे हुए लोग, मैं चाहता हूं कि नफ़रत के बीज बोने वालों को बेनकाब करो और इनको सामने में लेके आइए आप, ताकि जनता जब सामने में आएंगे तो इनको सत्ता से बेदखल कर दें, और इन पे जो भी मामला हैं इनके ऊपर में वो सबको खोलकर इन पे लगाया जाए। आज सत्ता उनके हाथ में, वो जैसा करना चाहते हैं वैसे लोगों पर दमन कर रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, और संवैधानिक जितने भी बातें होती हैं उसकी मूल्यों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये प्रसाद राव जी जो PUCL दुर्ग के अध्यक्ष हैं हमारे साथ थे, और यहाँ पर इन्होंने एक सभा का आयोजन किया था PUCL की तरफ से, अपनी बात रख रहे थे। और मेरा भी यही मानना है कि ऐसी छोटी छोटी सभाएं, छोटे छोटे आंदोलन एक दिन जो है एक बड़े जन आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेंगे और फिर अपने उन उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।